स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है और 2026 तक भारत की आज़ादी के लगभग 80 साल होने को हैं और अब तक भारत के राष्ट्रपति भवन में, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिरों में से एक राष्ट्रपति भवन में एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगी हुई थी जिस व्यक्ति का संबंध भारत के शासन से, औपनिवेशिक शासन से तो अवश्य था, लेकिन सम्मान से कदापि नहीं। इनकी मूर्ति को हटाने का निर्णय लिया गया और कल माननीय राष्ट्रपति जी ने उनकी मूर्ति को हटवाकर उनके स्थान पर सी राजगोपालाचारी जी की मूर्ति का अभिनंदन किया है और अब यहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है सी राजगोपालाचारी की। सी राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, बहुत बड़े नेता रहे, बहुत डायनामिक नेता रहे, प्रगतिशील नेता रहे और इन्होंने बहुत सारे विचार दिए। और महत्वपूर्ण यह है कि इस मूर्ति को बदलना और मूर्ति को हटाना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा है वह नीति जिसके अंतर्गत सरकार ने यह मूर्ति बदली है और वह नीति है भारत की औपनिवेशिक सोच को समाप्त करना, हमारी जो कॉलोनियल मानसिकता है उससे हमें दूर करना और हमें अपने देश और अपने प्रतीकों पर गर्व करना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडविन लुटियंस की भी, क्योंकि एडविन लुटियंस ने क्या किया था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था यह तो पता होना ही चाहिए। सी राजगोपालाचारी का क्या कंट्रीब्यूशन था वह भी पता होना चाहिए और इसके साथ साथ सरकार ने ऐसा किस एजेंडे और किस नीति के तहत किया वह भी पता होना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बताऊं एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ इसके साथ ही थी और न्यूज़ यह थी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे इस लुटियंस इकोसिस्टम का सदस्य माना जाता है, कम से कम आरोप लगाया जाता है, उस व्यक्ति ने भी तारीफ की है सरकार के इस निर्णय की। मैं बात कर रहा हूं शशि थरूर की, कांग्रेस सांसद शशि थरूर की। उन्होंने भी इसकी तारीफ की और उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, सी राजगोपालाचारी के जिस विजन का इस्तेमाल किया है तारीफ करने के लिए, उस विजन को भी आपको समझना होगा क्योंकि वह विजन बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एडविन लुटियंस की। एडविन लुटियंस ने भारत में बहुत चीज़ों को डिज़ाइन किया। सबसे पहली बात, नई दिल्ली पूरी उन्होंने डिज़ाइन की, ऐसा कहते हैं। राष्ट्रपति भवन जो तब का वायसरायज हाउस था, लुटियंस की सबसे बड़ी रचना थी, जिसे हम अब राष्ट्रपति भवन कहते हैं। साथ साथ उन्होंने साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, किंग्सवे जिसे हम राजपथ कहते हैं वह भी उन्होंने डिज़ाइन किया था। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, यह वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का एक ऐसा बयान था जो पत्थरों पर लिखा गया था। अब लुटियंस के बारे में भी समझिएगा, लुटियंस की मानसिकता को समझिएगा। लुटियंस कहीं से भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित नहीं थे, बल्कि वे भारतीय संस्कृति को इंफीरियर मानते थे। उनका मानना था कि भारतीय लोग खुद पर शासन करने के योग्य नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने दिल्ली को ऐसा डिजाइन किया था कि सत्ता ऊपर दिखे और लोग नीचे दिखें। आप ध्यान दीजिएगा, चौड़ी चौड़ी सड़कें, विशाल गुंबद और एक ऐसा स्केल जिसमें आम आदमी अपने आप को छोटा महसूस करने लगे। आप प्रैक्टिकली एक बात को समझिएगा कि आप खुद बताइएगा कि क्या लुटियंस दिल्ली में आज भी हमारे अफसरों और नेताओं को देखकर उनके अंदर वो साहब वाली मानसिकता आपको दिखती है या नहीं? आप खुद अंदाजा लगाएंगे, ये उस इकोसिस्टम का प्रोडक्ट है। अब राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें सभी लोग प्यार से राजा जी भी कहते थे, इन्होंने जो राजगोपालाचारी हैं ये भारत के बहुआयामी नेताओं में से, सर्वाधिक बहुआयामी नेताओं में से एक थे। वे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, वे मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर रहे और इसके साथ साथ उन्होंने तमिल संस्कृति की रक्षा की, हिंदी विरोध के दौर में भी, और साथ ही साथ देश की राष्ट्रीय एकता पर भी बहुत सारा काम किया। गांधी जी के बहुत प्रिय थे और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा, जब अंग्रेजों ने नमक के लिए एक टैक्स लगाया था तो वेदारण्यम में इन्होंने सत्याग्रह भी किया था। तो वेदारण्यम साल्ट सत्याग्रह इन्होंने किया 1922 में। लास्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश इंडिया बने और उसके बाद इंडिपेंडेंट के बाद भी पहले गवर्नर बनते हैं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1948 में बनते हैं। 1950 में मद्रास के चीफ मिनिस्टर बनते हैं
और 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। जिन बच्चों ने यूपीएससी की तैयारी की है या तैयारी कर रहे हैं वो मुझे राजाजी फार्मूला, CR फार्मूला के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आपको कितना याद है। और इसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये एक समय में भारत के सबसे बड़े नेताओं में एक थे। उन्होंने खुलकर एक खास बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सरकार अगर हर चीज पर कंट्रोल करेगी तो आजादी सिर्फ कागज पर रह जाएगी। महत्वपूर्ण है, इन्होंने लाइसेंस परमिट राज, लाइसेंस राज का विरोध किया था, सरकारी नियंत्रण पर सवाल उठाए थे, फ्री मार्केट की वकालत की थी। आप सोचिए, ये 1947 की बात है, 1940s की बात है और ये फ्री मार्केट की वकालत कर रहे हैं। और इन शब्दों को उस समय के भारत में कम से कम टैबू माना जा रहा था। आप आज जिस स्टार्टअप इंडिया, प्राइवेट सेक्टर और लिबरल इकोनॉमी को देख रहे हैं ना, यही आइडिया, यह बुनियाद 1950 में राजा जी ने दी थी। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ने राजा जी को समझने में देर कर दी या हम अभी तक उन्हें समझ ही नहीं पाए थे। उसी दौरान, अगर चूंकि राजा जी की बात हो रही है तो मैं आपसे उसी समय नेहरू जी थे उनकी भी बात करूंगा, क्योंकि दो आइडियाज थे। सी राजगोपालाचारी को पॉलिटिकल उत्तराधिकारी भी माना जा रहा था बड़े वर्गों के द्वारा महात्मा गांधी का, लेकिन नेहरू जी फिर सत्ता में भी आ गए, प्रधानमंत्री भी बन गए। दोनों के विजन को समझिएगा और दोनों के विजन में एक ऐतिहासिक टकराव था। नेहरू का भारत एक तरीके से सरकार को कमांडिंग हाइट पर रखता था। राजा जी का जो भारत था वह व्यक्ति, बाजार और समाज तीनों को राज्य से ज्यादा ताकतवर मानता था। राजा जी ने चेतावनी दी थी कि अत्यधिक नियंत्रण अगर राज्य करेगा तो वह नई तरीके की गुलामी पैदा कर देगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो 1991 का जो रिफॉर्म है, जो LPG का रिफॉर्म है, वो कहीं ना कहीं राजा जी की सोच की दूर और देर से हुई हम कह सकते हैं जीत थी। तो अगर आप नेहरू का देखेंगे तो उनका मॉडल क्या था, स्टेट लेड डेवलपमेंट का मॉडल था, प्लान्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सोशलिज्म, सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लान और स्टेट एज आर्किटेक्ट ऑफ प्रोग्रेस। लेकिन राजा जी इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, फ्री मार्केट की बात करते हैं, लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं, लिबर्टी एज फाउंडिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं और स्केप्टिकल ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को लेकर थे। तो देखिए, ये दो वेज थे और ये दोनों वेज इंपॉर्टेंट थे। आप ये नहीं कह सकते कि इनका सही था या उनका गलत था, लेकिन ये दो आइडियाज थे और राजा जी का आइडिया वह आइडिया है जो 1991 के बाद भारत अडॉप्ट करता है। और मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस जैसी जब बात की जाती है तो वो राजा जी के इसी सिद्धांतों के आधार पर की जा रही है। तो मोदी जी ने भी, अगर आप देखेंगे तो लाल किले से पंच प्रण की बात की थी और उस पंच प्रण में उन्होंने कहा था कि हम कॉलोनाइजेशन की मेंटालिटी को, जो उपनिवेशवाद की मानसिकता है, उसे समाप्त करेंगे। तो राष्ट्रपति भवन में राजा जी की उपस्थिति दुनिया को यह संकेत देती है कि भारत अब अपने ही नायकों को केंद्र में रखेगा और अपने ही नायकों की बात करेगा। सच यह भी है, इसका दूसरा पहलू भी समझिएगा, सच यह भी है कि सिलेबस में तो आज भी भारत में मैकाले जिंदा है, कानून की भाषा अब भी औपनिवेशिक ही है और जब तक ये सब चीजें, भारतीयकरण इनका नहीं किया जाता, तब तक डीकोलोनाइजेशन निश्चित तौर पर अधूरा रहेगा। राजा जी की मूर्ति एक रिमाइंडर अवश्य है कि आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, आजादी जो है मानसिक आजादी भी होनी चाहिए, सोच की आजादी भी होनी चाहिए। देखिए, एक लास्ट बात जाते जाते मैं आपसे राजा जी की कहना चाहूंगा। राजा जी ने कहा था कि सरकार को हमारे रसोई घर और बेडरूम और लाइब्रेरी से दूर रहना चाहिए। अब आज के दौर में 2026 में इसी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम टेक्नोलॉजी और डेटा हर जगह पाते हैं तो क्या राजा जी की वह चेतावनी आज और भी ज्यादा प्रासंगिक नहीं लगती आपको? देखिए, राजा जी की चेतावनी, राजा जी के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपसे पूछा भी कि अगर आपको CR फार्मूला याद है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तरीके से लुटियंस की विदाई, इस प्रक्रिया, इस चरण का अगला कदम ज़रूर है। राजा जी का आगमन एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी भारत की शुरुआत माना जा सकता है। आप बताइए, आपके हिसाब से कौन सा ऐसा नया काम है, कौन सा कॉलोनियल नाम
अब बदले जाने की आवश्यकता है, कौन सी मूर्ति है जिसे हटाए जाने की आवश्यकता है, कौन सी वो प्रथाएं हैं, कौन सी वो परंपराएं हैं जिसे भारतीयों को यह मानना चाहिए कि वह औपनिवेशिक सोच से आ रही हैं और उन्हें बदल करके उनका भारतीयकरण किया जाना चाहिए। सोचकर समझकर अवश्य कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। आप किन चीज़ों को अब भी औपनिवेशिकता की मानसिकता का स्वरूप और प्रमाण मानते हैं और उन्हें क्यों बदलना चाहिए, अवश्य कमेंट कीजिएगा। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह टॉपिक जो है जीएस पेपर 1 में कॉलोनियल लेगेसी, आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों से कनेक्ट होता है। अर्बन प्लानिंग से, इंपीरियल आइडियोलॉजी से। जीएस पेपर 4 में एथिक्स में ये कनेक्ट होता है। इससे में भी आपसे टॉपिक इससे कनेक्ट होता है डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड का। तो आप देखिएगा, इसको टॉपिक को तैयार करते समय आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यह टॉपिक। जो बच्चे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं उनको मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027 के लिए या 2028 के लिए, सभी बच्चे हमारे P2I बैच में कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे P2I बैच में मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच होता है ये। और इस बैच में आपको हम पूरी तैयारी कराते हैं, प्री से लेकर इंटरव्यू तक। सबसे खास बात, इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाता है, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी दिए जाते हैं। इन सब की डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2026 में यूपीएससी देना चाहते हैं, उनका फॉर्म भरने का आज लास्ट डेट है। 6 बजे तक ही फॉर्म भरे जा सकते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने नहीं भरा है हर हाल में भर दीजिएगा। हमारे यहाँ पावर प्ले सेल चल रही है इस समय, चूँकि आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप चल रहा है और इसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है हर एक कोर्स पर। तो जल्दी कीजिएगा। ये ऑफ कब मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। PK लाइव कोड इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको ये 50% ऑफ का लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।